हेलो एवरीवन। ये फिफ्थ चैप्टर है एंशियंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज का। इस चैप्टर में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में कौन कौन से रूलर्स हुए 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा के बीच में, और उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, वो किस लिए फेमस थे, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है एंशियंट इंडियन रूलर्स, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा तक। इस लेक्चर में हम एंशियंट हिस्ट्री के 1200 साल को स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से रूलर्स आए, उन्होंने क्या क्या किया, फ्रॉम द राइज ऑफ मगध टू द ग्लोरी ऑफ गुप्ताज। हम इसमें मगध पीरियड से लेके गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं, कौन कब आया। मौर्यन मौर्यन एम्पायर आए 322 बिफोर कॉमन एरा में। उसके बाद सातवाहनाज आए, उसके बाद कुशान्स आए, उसके बाद गुप्ताज आए। प्री मॉर्यन पीरियड मतलब मॉर्यंस के आने से पहले क्या सिचुएशन थी, कौन कौन से रूलर्स थे, किनका राज्य था मगध पे। आइए वो डिस्कस करते हैं। प्री मॉर्यन पीरियड किसको कहते हैं? 600 कॉम बिफोर कॉमन एरा से 322 बिफोर कॉमन एरा तक के पीरियड को भी प्री मॉर्यन पीरियड बोलते हैं। इसमें हम लोग ने जैसे पढ़ा था 16 महाजनपदास थे, उसी में रूलर्स इमर्ज होके आए, इमर्ज अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबल सोसाइटी। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि पहले ट्राइबल सोसाइटीज थी वैदिक पीरियड में, उसके बाद महाजनपदास में राजा आना शुरू हो गए, किसी एक के हाथ में पूरी पावर आ गई। किंगडम्स एंड रूलर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मगध एम्पायर का कैपिटल क्या था? सबसे पहले मगध एम्पायर का कैपिटल राजगृह था, उसके बाद बदल के पाटलिपुत्र हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? मगध मोस्ट पावरफुल महाजनपद, जितने 16 महाजनपद थे उसमें सबसे पावरफुल था आपका मगध एम्पायर। सबसे पहले कौन आता है? बिम्बिसारा। बिम्बिसारा किसको बिलोंग करता है? हर्यका डायनेस्टी। यानी सबसे पहले आपकी हर्यका डायनेस्टी आई, जिसमें उसका फाउंडर कौन था? बिम्बिसारा। बिम्बिसारा ने क्या किया था? एक्सपेंशन किया था थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, इन्हीं के टाइम पे बुद्धा आए थे, उसकी बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। बिल्ट स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसने स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। उसमें इसके बाद आता है, बिम्बिसारा की मृत्यु के बाद आता है आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु किस लिए फेमस है? इसने कोसाला और वैशाली को अपने पास अपने किंगडम में मिला लिया। तो कोसाला और वैशाली को किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने मिला लिया था अपने किंगडम में। इसने पाटलिपुत्र को फोर्टिफाइड कर दिया था, मतलब चारों तरफ से गिरवा दिया था। होस्टेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपसे पूछेगा किसने होस्ट की थी, तो वो अजातशत्रु ने होस्ट की थी। अब तो ये बात हो गई हर्यका डायनेस्टी की। हर्यका डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी की बात करते हैं। नंदा डायनेस्टी का टाइमलाइन क्या थी? 345 से लेकर 322 बिफोर कॉमन एरा तक। टाइमलाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो महापद्मा नंदा था। ये महापद्मा नंदा फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था, पहला नॉन क्षत्रिय किंग था। कंट्रोल एंटायर रिजीम, गंगेटिक प्लेन, मैसिव आर्मी थी इसके पास, इमेंस वेल्थ था जो कि टैक्सेशन से ये बटोरता था। लास्ट रूलर कौन था आपका नंदा डायनेस्टी का? धनानंदा। धनानंदा को कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हराया था तो नंदा डायनेस्टी वहाँ पे अंत हो गई थी, और वहाँ से शुरू होता है आपका मौर्यन डायनेस्टी। आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरा जो एफर्ट है आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्यन एम्पायर की टाइमलाइन क्या थी? 322 बिफोर कॉमन एरा से 185 बिफोर कॉमन एरा तक। इसको इंडियाज फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा पहला डायनेस्टी थी, पहला एम्पायर था जिसने लगभग पूरे इंडिया पर, थोड़े साउथ के थोड़े पार्ट को छोड़कर लगभग पूरे इंडिया पर राज किया था। यूनिफाइड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये यूनिफिकेशन का दौर चालू हो गया था, पहली बार इसने यूनिफाई करना चालू किया था पूरे इंडिया को, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी ने। इसके पहले रूलर या फिर आप कह सकते हैं इसके फाउंडर कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के मॉडर्न एम्पायर के फाउंडर थे।
इनके मेंटर क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो मेंटर या गुरु थे आप बोल सकते हो, ये बहुत फेमस चाणक्य कौटिल्य थे। कौटिल्य भी इन्हें बोला जाता है। अचीवमेंट क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की? इसने एक तो धनानंदा को डिफीट किया था, और ग्रीक का एक रूलर सेलुकस निकोटर, उसको भी इसने डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। टेरिटरी कहाँ से इसका एक्सपेंशन था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे? फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल, ये आपका एक्सपेंशन था मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एम्पायर का। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी थी, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे। लेगेसी क्या थी? अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स ये फॉलो करते थे। थोड़ा फन फैक्ट्स के उनके ज़माने में क्या क्या फैक्ट्स थे वो थोड़ा जान लेते हैं। लगभग 6 लाख इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री मतलब क्या होता है? जो पैदल चलने वाले सोल्जर्स होते हैं वो लगभग 6 लाख थे। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज इनके टाइम पे आया था कोर्ट में। मेगास्थनीज जो था जिसके जो मॉन्क से मेगास्थनीज इनके कोर्ट में आया था। बिकेम जैन, ये लेटर जैन में कन्वर्ट हो गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जैन मॉन्क बन गए थे। एब्डिक्टेड थ्रोन फॉर उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया था अपने सन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर जैसे चंद्रगुप्त ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, उसके बाद उनके सन बिंदुसारा ने राजगद्दी को संभाला। और बिंदुसारा को ही अमित्र घाता भी बोलते हैं, स्लेयर ऑफ एनिमीज, मतलब एनिमीज को हरा देते थे बुरी तरह। एक्सटेंडेड एम्पायर टू डेक्कन, उन्होंने जो हमने जैसे पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक अपने एम्पायर को एक्सपेंशन किया था। तो जो साउथ में फैलाया था वो बिंदुसारा ने फैलाया था। कॉन्कोर्ड 16 स्टेट्स इन्होंने जीते थे। मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन ग्रीक से मेंटेन किया हुआ था। और यही अशोका के फादर भी हैं बिंदुसारा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोका द ग्रेट की। अशोका द ग्रेट के बारे में क्या क्या आपको जानना जरूरी है? कलिंगा वार इन्होंने लड़ी थी 261 बिफोर कॉमन एरा में, जो कि इनकी लाइफ चेंज कर दिया था। और ये धर्म की तरफ बढ़ गए थे। इन्होंने बेरी घोषा से छोड़ के धम्म घोषा हाँ बेरी घोषा को छोड़ के धम्म घोषा को अपना लिया था। धम्म पॉलिसी ऑफ इनकी धम्म की पॉलिसी क्या थी? पीस एंड नॉन वायलेंस। रॉक एडिक्ट, ये अपने जो भी पॉलिसीज प्रिंसिपल्स होते थे धर्म के वो जनता तक पहुंचाने के लिए ये रॉक्स एडिक्ट्स का यूज़ करते थे। बुद्धिज़्म स्प्रेड, इन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया अक्रॉस द एशिया। पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या थी ग्रेट अशोका की? ये लार्जेस्ट मौर्यन टेरिटरी, इनके ग्रेट अशोका के टाइम पे जो मौर्यन एम्पायर था वो लार्जेस्ट टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहा था। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था इनके टाइम पे। वेलफेयर स्टेट पॉलिसीज अपने धर्म पॉलिसी के थ्रू इन्होंने फैलाई थी। हॉस्पिटल्स और रोड्स भी बनवाए थे। कल्चरल कंट्रीब्यूशन इनके क्या था? स्प्रेड बुद्धिज़्म को ग्लोबली फैलाया था। इन्होंने ऐसा बोला जाता है 84,000 स्तूपास का निर्माण करवाया था। और ये मिशनरीज को सेंड किए, श्रीलंका भी भेजे थे अपने बच्चों को बुद्धिज़्म फैलाने के लिए। अशोक चक्र नेशनल एम्बलम आपको मौजूद है सारनाथ में, इन्हीं के नाम पे हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक चक्र। पोस्ट मॉडर्न पीरियड, अब मॉडर्न पीरियड अशोका के बाद ख़त्म हो गया था। मतलब ये ऐसा नहीं था कि अशोका के बाद एकदम एकदम से ख़त्म हो गया। अशोका के बाद भी कुछ रूलर्स आए लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, इसलिए उनका जिक्र हम नहीं करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो उसके बाद अब मॉडर्न डायनेस्टी एंड हो गई, तो अब प्री पोस्ट मॉडर्न पीरियड आ गया। पोस्ट मॉडर्न पीरियड कब से कब तक था? 185 बिफोर कॉमन एरा से 320 कॉमन एरा तक। इसमें कुछ विदेशी आक्रमण हुए जिसमें पहला कौन था? इंडो ग्रीक। मिनेंडर पढ़ लेते हैं। मिनेंडर को मिलिंद भी कहते हैं। ये मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक किंग था। इसने कन्वर्ट ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था। मिलिंद पन्हा एक फेमस बुक है जिसमें फिलोसॉफिकल डायलॉग मौजूद है, जिसमें मिलिंद क्वेश्चन करते हैं एक बुद्धिस्ट मांग नागसेना से। स्टूड बाइलिंगुअल कॉइन, इसने बाइलिंगुअल कॉइन को पहली बार इंडो ग्रीक ने इशू किया था, जो ग्रीक और खरोष्टी में लिखा गया था। कैपिटल सगाला, इसका कैपिटल क्या थी? सगाला थी, मॉडर्न सियालकोट में। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सातवाहना डायनेस्टी भी आती है। सातवाहना डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी एक ही टाइम पे ओवरलैप भी हो रही थी, एक ही टाइम पे चल भी रही थी। ये इसकी टाइमलाइन है 230 बिफोर कॉमन एरा से 220 कॉमन एरा तक। इसको रूलर्स ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है। जैसे आज के में हैदराबाद जो रीजन है, हैदराबाद में आपका तो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, मुंबई महाराष्ट्र,
या फिर उड़ीसा या फिर आपका कह सकते हो आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, उस वहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी का रूल रूल था, तो इसको रूलर्स ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है। आपसे कोई पूछे सातवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो ये आपका फाउंडर था सिमुका, फाउंडेड द डायनेस्टी ओवर थी। इससे पहले सातवाहन से पहले कौन था, कान्वा डायनेस्टी थी, तो कान्वा डायनेस्टी को इसने उखाड़ फेंका था। इस्टेब्लिश्ड कैपिटल एट प्रतिष्ठाना, जो सिमुका ने थी सातवाहन की कैपिटल कहाँ बनाई थी, प्रतिष्ठान में। उसके बाद एक सिमुका के बाद जो फेमस रूलर आते हैं उसका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। आपने ये सब इसका इनका नाम जरूर सुना होगा अगर पहले कभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो। ये ग्रेटेस्ट सातवाहन रूलर थे। इन्होंने साकाश को हराया था, साकाश जो कि बहुत मजबूत माने जाते थे उसको हराया था। साकाश का अमूमन सेंटर उधर था गुजरात की तरफ। इन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को रिवाइज किया। जैसे बुद्धिज्म आने के बाद आप सबको पता है कि बुद्धिज्म आने के बाद ब्राह्मणिकल रिलीजन का डिक्लाइन होना चालू हो गया था बुद्धिज्म और जैनिज्म आने के बाद। तो फिर उसको फिर से उसको रिवाइव किया किसने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को रिवाइव किया था। डिड यू नो में कुछ देख लेते हैं प्रैक्टिस। इसमें ये सातवाहन डायनेस्टी को मैट्रिलिनियल सक्सेशन होते थे, इसमें ऐसा बोला जाता है। ये पहली ऐसी सोसाइटी हमें मिलती है उस टाइम पे जो मैट्रिलिनियल था इन नेचर। इशूड लेड कॉइन्स इशूड किया था सातवाहना ने। अमरावती स्तूपा सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पे बिल्ड हुआ था। प्राकृतिक लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था। ट्रेड विद रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड के भी साक्ष्य मिलते हैं जो सातवाहना डायनेस्टी ने किया था। उसके बाद कुषाण एम्पायर के बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाण एम्पायर सेंट्रल एशियन वॉरियर। ये इस ऐसे कहा जाता है कि कुषाण जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। वो बिकेम इंडियन किंग्स, जो इंडिया में आके किंग बन गए थे। कनेक्टेड इंडिया विद सेंट्रल एशिया एंड चाइना थ्रू सिल्क रोड। इंडिया और सेंट्रल एशिया को कैसे कनेक्ट किया था, थ्रू सिल्क रोड ऑफ चाइना। इसमें बहुत फेमस रूलर कौन था कुषाण में, कनिष्का, कनिष्का वन। पॉलिटिकल अचीवमेंट कनिष्का की क्या थी, ग्रेटेस्ट कुषाण एम्परर था। कैपिटल क्या थी इसकी, पुरुषपुरा, पेशावर, पेशावर में इसकी कैपिटल थी कुषाण की। एक्सटेंडेड टू पाटलिपुत्र, इसने अपना राज्य पाटलिपुत्र तक यानी अभी टाइम के बिहार तक एक्सटेंड कर लिया था कुषाण ने। कंट्रोल सिल्क रोड, सिल्क रोड को कंट्रोल भी करते थे कुषाण। पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को इन्होंने प्रमोट किया था और अपनाया भी था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कनिष्का ने। गंधारा आर्ट फ्लरिश्ड, गंधारा आर्ट आर्ट थी, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ये इन्हीं के टाइम पे फ्लरिश हुआ था। इशूड गोल्ड कॉइन्स, इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स आपसे पूछे कौन लाए थे, तो वो हिंदू ग्रीक्स लाए थे। और फिर उसके बाद परंपरा ऐसी चालू हो गई थी, उसके बाद जितने सक्सेसर थे वो भी गोल्ड कॉइन्स छापने लगे थे। स्टार्टेड साका एरा, शाका रूलर्स को हराया था कुषाण ने, तो वहाँ तब से साका एरा चालू होता है। वही कब हराया था, 78 कॉमन एरा में। आइए थोड़ा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्यूजन ऑफ ग्रीक पर्शियन, इस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वो था जिसमें मतलब किस शैली में आपकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी गॉड की, किस किस शैली में आपके क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक होती थी कोई भी स्कल्पचर्स की, उसी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो स्टाइल्स थी ग्रीक की, पर्शियन की, इंडियन स्टाइल ये सब मिक्स होके आई थी। फर्स्ट एंथ्रोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा, बुद्धा का जो पहला जो ह्यूमन फॉर्म था वो किसने बनाया था, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट से प्रेरित होकर बनाया गया था। जिसमें एक पीछे है, आप देखे होंगे कोई पिक्चर में इमेज में बुद्ध के तो पीछे एक हेलो टाइप का दिखता है, वो ग्रीक से ही इंस्पायर है, ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट से ही इंस्पायर है। अब गुप्ता एम्पायर आता है कुषाण के बाद, उसके बारे में बात कर लेते हैं। गुप्ता एम्पायर को द गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज किस लिए कहते हैं, या गोल्डन एज आप लोग बहुत लोग सोच रहे हैं इकोनॉमी की वजह से कहते हैं गोल्डन एज, लेकिन गुप्ता एरा को गोल्डन एज इकोनॉमी की वजह से नहीं कहते हैं, बल्कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो इसने कंट्रीब्यूशन किया इंडिया क्लासिकल पीरियड ऑफ आर्ट साइंस और लिटरेचर में, जो गुप्ता एम्पायर का जो कंट्रीब्यूशन था उसके उसके कारण इसको इस एज को गोल्डन एज भी कहते हैं। गुप्ता एज का जो मेन रूलर था उसको क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त वन था, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी भी बोलते हैं। मैरिड, चंद्रगुप्ता वन ने लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की थी। अडॉप्टेड टाइटल टाइटल इसने क्या लिया था, महाराजा धीराज टाइटल लिया था। स्टार्टेड गुप्ता एरा, कंट्रोल मगध एंड नेबरिंग रीजन्स। आइए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के वन के बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त का नाम तो आप लोगों ने लगभग सुना ही होगा, सब लोगों ने। समुद्रगुप्त 335 कॉमन एरा से 375 कॉमन एरा के बीच में आते हैं। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कोई पूछेगा आपको कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया से क्यों कंपेयर किया जाता है, तो आप ये रीजंस बता देना। कॉन्ट्रोल्ड 20 प्लस से ज़्यादा उन्होंने किंगडम्स को कब्जाया था। परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ भी उसने परफॉर्म किया था। ये अपने आप के पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे एंड वॉरियर भी थे। इशूड ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स भी इशूड किया था। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड हिज विक्ट्रीज। हमको समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इलाहाबाद में एक आपका पिलर है, उस पर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त कौन थे, इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी। समुद्रगुप्त के बाद जो ग्रेटेस्ट रूलर आते हैं उनको कहते हैं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। इन्होंने टाइटल लिया था जो कि बहुत फेमस। अगर आप कहीं भी विक्रमादित्य सुने तो सबसे पहले आपके दिमाग में चंद्रगुप्त सेकंड का ही नाम आना चाहिए। इनकी पॉलिटिकल ग्लोरी क्या क्या थी, इन्होंने वेस्टर्न क्षत्रपास को डिफीट किया था। वेस्टर्न क्षत्रपास कौन थे, जो साकास के कुछ एक ब्रांच थी, वो बाद में वो बची हुई थी। साकास, जैसे साकास को हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराए थे, तो पूरी तरह से वो साफ नहीं हुए थे साकास, कुछ बचे रह गए थे, तो उन्हीं को वेस्टर्न क्षत्रपास कहते हैं। और उसको हराया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। एम्पायर रीच द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा फैलाव हुआ था गुप्ता डायनेस्टी का। कि इन्होंने कैपिटल उज्जैन को कैपिटल बनाई थी चंद्रगुप्त सेकंड ने गुप्ता डायनेस्टी की। और इन्हीं के टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर फाहियान आया था इंडिया। पीसफुल एंड प्रॉस्परस रीजन था इनके टाइम पे। इन्होंने कल्चरल क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था, तो इन्हीं के टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे इनके कोर्ट में 9 रत्न थे, 9 जेम्स थे, जिसमें से एक कालिदास थे। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे। वराहमित्र एस्ट्रोनॉमर थे। धनवंतरी फिजिशियन थे। ये कुछ फेमस थे, आप इनको याद कर लीजिएगा। कालिदास पोएट थे, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन थे, वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमर थे, धनवंतरी फिजिशियन थे आपके। संस्कृत लिटरेचर इन्हीं के टाइम पे फ्लरिश्ड हुई थी। अजंता एंड एलोरा केव्स भी का निर्माण भी इन्हीं के टाइम पे शुरू हो गया था। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आते हैं कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन का कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं क्या क्या था। इन्होंने एम्पायर की ग्लोरी को मेंटेन रखा था। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सबसे मेजर फैक्ट है कुमारगुप्त वन का, कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें लगभग 10,000 या फिर हाँ 10,000 से भी ज़्यादा छात्र पढ़ने आते थे। और इसमें रोचक बात यह थी कि इसमें बाहर से भी विदेश से भी लोग आना चालू हो गए थे, मतलब पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ इसने परफॉर्म किया था। इशूड सिल्वर कॉइन्स, बहुत सारे सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए थे कुमारगुप्त वन ने। इसके बाद अब स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा ये ज़्यादा मोटा हो गया। स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं। ये द लास्ट ग्रेट गुप्ता रूलर थे। इन्होंने डिफेंड हुना हुना इन्वेजन हुना गुप्ता डायनेस्टी के बाद हुना आने वाले थे, तो उसके इन्वेजन को बहुत देर तक इसने रोक के रखा था स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का एक फेमस कंट्रीब्यूशन था, उसने सुदर्शना लेक को फिर रिपेयर करवाया था। सुदर्शना लेक आपकी गुजरात में है, साकास ने बनवाया था शायद। एम्पायर बिगेन डिक्लाइनिंग आफ्टर हिज डेथ। इसके स्कंदगुप्त के डेथ के बाद गुप्ता एम्पायर वो डिक्लाइन होने लगा था। मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इसने मेंटेन किया हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पेज आप स्किप कर दीजिएगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में किसको हम पढ़ते हैं, कौन सी डायनेस्टी को पढ़ते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड 550 कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा तक आता है। इसमें हुना इन्वेजन के बारे में हम पढ़ते हैं। हुना भी एक सेंट्रल एशिया से कुछ आपके इन्वेडर्स आए थे, उसको वो अपनी डायनेस्टी को फॉर्म किए थे, जिसको हुना इन्वेजन बोलते हैं। रीजनल किंगडम इमर्ज्ड, रीजनल किंगडम शुरू होना चालू हो गई थी। मतलब आप पढ़ेंगे कि जो गुप्ता एम्पायर था वो, जैसे आपने पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर काफ़ी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, केंद्रीकृत सिस्टम था। लेकिन गुप्ता एम्पायर आते आते डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन का। बहुत सारे आपके रीजनल सेंटर्स उभरने लगे थे। आप किंग अब इतना मजबूत नहीं रहा था उसकी पावर। बहुत सारे रीजनल किंग्स भी जन्म लेने लगे थे, इमर्ज होने लगे थे। हर्ष वुड लेटरली रीयूनिफाई नॉर्थ इंडिया। चालुकाज रोज इन द चालुकाज का राइज होने लगा था डेक्कन में। पालवाज का भी
राइज होने लगा था, साउथ को डोमिनेट करने लगे थे पालवास। अब थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कंपैरिजन चार्ट में। जैसे जैसे डायनेस्टी क्या थी, मौर्यन डायनेस्टी में ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, अशोका। इसकी कैपिटल क्या थी मौर्यन पीरियड में, पाटलिपुत्र। फर्स्ट एम्पायर बुद्धिज्म, फर्स्ट एम्पायर है जिसने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज दी थी। सातवाहना डायनेस्टी में हमको किसका नाम याद रखना है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम याद रखना है। पर इनकी कैपिटल क्या थी सातवाहना डायनेस्टी के, प्रतिस्थाना। ये डेक्कन में मौजूद थे। फिर उसके बाद कुषाण, कुषाण के बारे में आपको, कुषाण डायनेस्टी के बारे में आप, ग्रेटेस्ट रूलर कौन था इसका, कनिष्का। इसकी कैपिटल क्या थी, पुरुषपुरा। सिल्क रोड, आप कुषाण जहाँ भी सिल्क रोड के बारे में आए तो आप जान लीजिएगा कि जो इंडिया को और सेंट्रल एशिया को किसने कनेक्ट किया था, कुषाण ने, बाय सिल्क रोड। गुप्ता पीरियड में आपको सबसे ज़्यादा नाम किसका याद रखना है, चंद्रगुप्त सेकंड। तब विक्रमादित्य, इसने इन्होंने कैपिटल कहाँ कर दी थी गुप्ता एम्पायर की, उज्जैन में कर दी थी। इसको गोल्डन एज किस लिए कहा जाता है, साइंस और आर्ट में जो कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। की टेक अवेज, इस पूरे चैप्टर से क्या की टेक अवे हम लोग ले सकते हैं। दिस 1200 ईयर पीरियड सो इंडिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फ्रेगमेंटेड किंगडम्स टू यूनिफाइड किंगडम्स। जो पहले फ्रेगमेंट किंगडम थी वहाँ से यूनिफिकेशन एक शुरू होना चालू हो गया था। इस 1200 साल में इंडिया एक अब छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं बटा था, एक यूनिफाइड सिस्टम हो गया था, एक टेरिटरी के रूप में जानने लगा था इंडिया को, विटनेसिंग अनप्रेसिडेंटेड कल्चरल, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट। बहुत सारे इसमें इस एरा में कल्चरल, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स हुए बहुत सारी। जैसे कि एलोरा की केव, अजंता की केव बनना शुरू हो गई थी। बहुत सारे टेम्पल्स का भी निर्माण होना शुरू हो गया था, पोएट्स आने लगे थे। कल्चरल डेवलपमेंट आप देख रहे थे कि फाहियान आया था गुप्ता पीरियड में, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। तो आप देख रहे हैं कितना रिच कल्चर था और कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए थे इस एरा में। सो दिस वाज द एंड ऑफ माय लेक्चर। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप आपने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा लेक्चर कैसा कैसा लगा। अभी मैंने ये चैनल मैंने अभी शुरू ही किया है, इसमें हार्डली ये 5th लेक्चर है मेरा। मैंने धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।